मेरा नाम वीर खुराना है। मैं अपने माँ पापा का इकलौता औलाद था। मेरे पापा का बहुत बड़ा कारोबार था। मेरे पापा ने अपनी मेहनत से बहुत सारी फैक्ट्रियाँ खड़ा की थी और मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया था कि मैं उन सारी फैक्ट्रियों को संभाल सकूं। मेरे माँ पापा ने मुझे ऐसी परवरिश दी थी कि मैं अपनी इस कामयाबी के साथ साथ गरीबों की भी मदद करता था। मैं और मेरे पापा मिलकर अपनी सारी फैक्ट्रियों को संभालता था। मैं जो भी कमाता था उसमें से आधे पैसे को मैं गरीबों में ही बांट देता था। उन गरीबों को देता था जो बहुत ही लाचार हो, बेसहारा हो, जिनका कोई सहारा ना हो। सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे, बच्चों से लेकर बूढ़े तक। उन सब की दुआओं की वजह से ही मैं शायद इस काबिल बना था। मेरा एक दोस्त था विजय, वह मुझसे बस यही कहता था कि तुम अपनी आधी से ज़्यादा दौलत गरीबों में बांट देते हो, तुम्हारे पास क्या बचता है। मैं कहता, जो भी बचता है बहुत बचता है। मैं चाहता हूँ मेरे पास जो भी हो मैं सब गरीबों में बांट दूँ। मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। माँ पापा भी बहुत खुश होते हैं। विजय कहने लगा, अच्छा चलो ठीक है, लेकिन थोड़ा खुद के लिए भी समय निकालो। वीर, मौज मस्ती करो। क्या हर वक्त बस काम में ही लगे रहते हो? थोड़ा मौज मस्ती की दुनिया में भी कदम रख कर देखो, बड़ा मज़ा आता है। वह कहने लगा, यार तू कभी हीरा मंडी गया है क्या? मैंने कहा, हीरा मंडी यह कहाँ है? वह कहने लगा, हीरा मंडी मुंबई की गलियों में है, जहाँ पर बहुत सी मासूम लड़कियाँ उसमें कैद है। बहुत सी तो ऐसी हैं जो अपनी हवस को बुझाने के लिए वहाँ पर काम करती हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ हैं ऐसी हैं जो मजबूर है, लाचार है, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पर काम करना पड़ता है। लेकिन मुझे उससे क्या, मैं तो जाता हूँ और खूब ऐश करके आता हूँ। तू कभी जाकर तो देख, वहाँ जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं तो इन पैसों से कितना ऐश कर सकता है, अपनी हर रातें रंगीन कर सकता है। वहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियाँ मिलेगी। हीरा मंडी जा और हर रोज़ नई नई लड़कियों को उठाओ और ऐश करो। क्या तुम भी इतनी बोरिंग ज़िंदगी गुजारते हो? अपनी ज़िंदगी को इतना फीका मत करके रखो यार, मस्ती करो, इंजॉय करो। तुम वहाँ जाकर तो देखो, एक बार जाओगे तो वहाँ की ऐसी लत लगेगी कि तुम्हें वहाँ से निकलना मुश्किल है। मैंने कहा, क्या विजय तुम भी कैसी बातें करते हो? मैं यह सबसे दूर ही अच्छा हूँ। वह कहने लगा, तुम बहुत बोरिंग हो, चलो मैं चलता हूँ, अगर कभी मूड करे तो बताना, मिलकर चलेंगे। मैंने उसे कहा, हाँ ठीक है, अगर ऐसा कभी मूड बना तो मैं तुझे बता दूंगा। विजय दिल का तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसे बुरी बुरी चीज़ों की लत लगी हुई थी। मैं उसे काफ़ी मना करता था, लेकिन वह नहीं मानता था। वह कहते हैं ना, जिसको जिस चीज़ की लत लग जाती है उसको वो चीज़ छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था, मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बहुत सी ऐसी लड़कियां थीं जो मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरी नज़र को आज तक कोई नहीं भाई। माँ तो चाहती कि मैं जल्दी से शादी कर लूँ, लेकिन मुझे ऐसी कोई लड़की नहीं मिली जो मेरे दिल को भाए। दिन इसी तरह गुजर रहा था। एक दिन मैं काम करके घर लौट रहा था। मैं गाड़ी में गाने लगाकर उस गाने में खोया हुआ था। तभी मुझे मेरे दोस्त का याद आया। वह कह रहा था कि बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो हीरा मंडी में मजबूरी में काम करती हैं। हीरा मंडी एक कोठे का नाम था। मैंने सोचा क्यों ना मैं वहां जाकर देखूं, एक बार चलकर देखता हूं। मैं अपनी दोस्त की बातों से हीरा मंडी के गलियों में घुस गया। बहुत ही भीड़ भाड़ इलाका था। मैं ब्लैक कलर का कोट पैंट पहना हुआ था और चश्मा लगाया हुआ था। इतनी बड़ी गाड़ी देखकर वहाँ पर जितनी लड़कियाँ थीं वह मेरी गाड़ी के आसपास आने लगी। कोई कह रही थी, साहब मेरे साथ चलो, मैं आपको बहुत खुश कर दूंगी, एक बार मेरे साथ रात तो गुजार कर देखो। फिर दूसरी लड़की आई, वह कहने लगी, साहब आप मेरे साथ चलो, मैं आपको इतना खुश कर दूंगी कि आप रोज़ इस मंडी में आना चाहोगे। चारों तरफ से लड़कियों की भीड़ जमा हो गई थी। तभी मेरी गाड़ी के शीशे में एक लड़की का चेहरा दिखा जो बेहद खूबसूरत। उसके चेहरे चमक रहे थे, वह दूध की तरह सफ़ेद थी। आंखों में काजल लगा हुआ था, माथे पर बिंदी लगी हुई थी और बहुत ही मासूमियत के साथ खड़ी थी। मैं अपनी गाड़ी से उतरा, सभी लड़कियां मुझे खींचने लगी। मैंने उन सबको मना किया और मैं उस लड़की के पास चला गया। वह चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी थी। मैंने उसे इशारा किया, मैंने कहा, तुम इधर आओ। वह डरी सहमी मेरे पास आई और कहने लगी, साहब क्या आप मेरे साथ चलेंगे? मैंने कहा, हाँ मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, वह बहुत खुश हो गई थी। वह कहने लगी, साहब क्या मैं आपको पसंद आई हूँ? मैंने कहा, हाँ तुम मुझे बहुत पसंद आई हो, चलो मेरे साथ। मैंने उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा। वह बहुत ही मासूमियत के साथ गाड़ी में बैठ गई। मैं भी गाड़ी में बैठ गया और उस मंडी से बाहर निकलने लगा। रास्ते में मैंने उस लड़की से उसका नाम पूछा। मैंने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, साहब मेरा नाम शिवानी है। मैंने कहा, तुम यहाँ कैसे आई हो? वह कहने लगी, साहब मेरी माँ बहुत बीमार है, वह हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही है।
मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मुझे उसकी जान बचाने के लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। जब तक मैं 5 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा ना कर दूं, मेरी माँ का इलाज नहीं होगा। मैंने डॉक्टर से बहुत मिन्नतें की। मैंने उनसे कहा मेरी माँ का इलाज करवा दें, मैं पैसे जमा कर दूंगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैं बहुत ऐसी जगह गई, लेकिन मेरी कोई मदद करने नहीं आया। मेरे रिश्तेदार हमसे मुंह फेर लिए, मेरे अपने हाथ पीछे कर लिए। किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे क्या करना है। साहब, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। आप चाहो तो मुझे उम्र भर के लिए अपने पास रख लो। मैं आपको बहुत खुश करके रखूँगी। आप जो बोलोगे, जैसा बोलेंगे, मैं आपके साथ वैसा करूँगी। बस आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो। मैं अपनी माँ का इलाज करवाना चाहती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं। मेरा एक ही सहारा मेरी माँ है। मैं उसकी बातें सुनता जा रहा था। मैंने मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, अच्छा, तो तुम मेरे साथ ज़िंदगी भर भी रह सकती हो। वह कहने लगी, हाँ साहब। उससे बातें करते करते मैं कब फार्म हाउस पहुंच गया, पता ही नहीं चला। गार्ड ने दरवाज़ा खोला। मैं उसे अपने फार्म हाउस ले आया। मैंने अपने घर पर फ़ोन करके कह दिया था कि आज रात में फार्म हाउस में रुकूंगा। मैं घर नहीं जाता तो माँ काफ़ी परेशान हो जाती है, इसलिए मैंने माँ पापा को फ़ोन करके बता दिया कि आज मैं फार्म हाउस में वक्त गुजारना चाहता हूँ। रात के 10 बज चुके थे। मैंने शिवानी से कहा, तुम परेशान ना हो, तुम आराम करो। वैसे तुम एक रात के कितने पैसे लेती हो? उसने कहा, साहब, यह मेरा पहला दिन था। मुझे आज से पहले किसी मर्द ने छुआ नहीं है। आप पहले मर्द हो जो मुझे हाथ लगाओगे। मैंने आज तक किसी के साथ रात नहीं गुजारी है। साहब, आप जितने दिन के लिए चाहें मुझे अपने पास रख सकते हो। बस मुझे मेरी माँ का इलाज करवा दो। मैंने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी माँ का इलाज करवा दूंगा। वह बहुत खुश हो गई। मैंने कहा, रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। वह लड़की मुझे बहुत ही गौर से देखने लगी। वह कहने लगी, साहब, आपने अपना नाम नहीं बताया। मैंने उसे कहा, मेरा नाम वीर खुराना है। वह कहने लगी, साहब, यहाँ पर तो लोग अकेली लड़की को देखकर नोचने लगते हैं। आपने मुझे अपने इतने बड़े घर में लाया और मुझे इतनी इज्जत दी और मुझे खाने के लिए भी पूछा। आजकल एक वेश्या को इतनी इज्जत कौन देता है? सब अपने काम निकालते हैं और उसे चलता कर देते हैं। मैंने तो वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थीं, उनमें से कुछ लड़कियों ने मुझे बताया था कि इस काम के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ लोग तो ऐसे मिलते हैं जो तुम्हें ऐसे नोच खाएंगे जैसे वे इंसान नहीं, भेड़िया हो, और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो तुम पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाएगा। वह जितने पैसे देगा उन पैसों को पूरी पूरी वसूल करेगा। मैंने उसे कहा, देखो, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तुम आराम से बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। मैंने अपने नौकर से कह दिया कि वह कुछ खाने को लेकर आ जाए। तब तक मैं उस लड़की से बातें करने लगा। वह लड़की वाकई बहुत बेबस और मजबूर थी। मैंने उससे उसकी माँ का हॉस्पिटल का पता पूछा। उसने मुझे बताया तो मैंने डॉक्टर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। उसकी माँ का इलाज शुरू हो गया। मैंने इस लड़की को तसल्ली दी। मैंने कहा, तुम्हारी माँ का इलाज शुरू हो गया है, यह लो, तुम खाना खाओ। उस लड़की की आंखों में आंसू भर गए। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मेरे पैरों में गिर गई। मैंने कहा, यह तुम क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो? क्या हो गया है तुम्हें? वह कहने लगी, साहब, मुझे माफ़ कर दो साहब, आप यहाँ से भाग जाओ, हम यहाँ से चलते हैं। मैंने कहा, पर हुआ क्या है? वह कहने लगी, साहब, बस मैं कह रही हूँ, आप मुझे यहाँ से ले चलो, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। मैंने कहा, पर तुम बताओ तो हुआ क्या है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? अचानक तुम्हें क्या हो गया है? उसने कहा, साहब, अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो हम दोनों की जान का खतरा है। आपके साथ साथ वह लोग मुझे भी मार देंगे। मैंने कहा, कौन लोग? क्या नाम है उसका? वह कहने लगी, पहले हम यहाँ से निकलते हैं, उसकी बात करते हैं। मैंने कहा, ठीक है, चलो, हम गाड़ी में बैठो। हम गाड़ी में बैठ गए, वहाँ से निकलने लगे। तभी मैंने देखा मेरी गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी थी जो मेरा पीछा कर रहा था। मैं जल्दी से अपनी गाड़ी को भगाया और चकमा देकर अपने दूसरे बंगले पर उस लड़की को लेकर चला गया। मैंने कहा, यह सब क्या था और तुम कौन हो और कौन लोग थे जो मुझे मारते? वह कहने लगी, साहब, मुझे नहीं पता वो लोग कौन हैं और आपको क्यों मारना चाहते हैं। मैं बहुत बेबस लड़की हूँ, मैं मजबूर हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैंने आपसे झूठ कहा कि कोठे में मेरा पहला दिन है। मैं इस कोठे में काफ़ी दिनों से काम कर रही हूँ। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस उम्र में मैं कभी ऐसा काम भी करूँगी, लेकिन हालात इंसान को हर चीज़ करने पर मजबूर कर देता है। मेरे साथ कई मर्द रात गुजार चुके हैं, लेकिन ये सच है, मेरी माँ बहुत बीमार है।
मैं इस गंदी जगह में कभी पाँव भी नहीं रखती। लेकिन मेरी माँ को इतनी बड़ी बीमारी हो गई कि मुझे इस जगह पर आना पड़ा। अपनी माँ के लिए, मैं अपनी माँ का इलाज कराने के लिए, मैं हर मर्द के साथ सोने के लिए भी तैयार हो गई। जो भी मुझे ख़रीदता था उनसे मैं भीख मांगती थी। मैं कहती थी मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरी माँ का इलाज करना है, मेरी मदद कर दीजिए। लेकिन उन लोगों को मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं आता था। कुछ पैसे देकर जाते और मेरे साथ रात गुजारते। एक दिन मेरे पास एक ऐसा लड़का आया जो 27-28 साल का नौजवान मर्द था। जब उसने मेरे साथ रात गुजारना चाहा तो उससे भी मैंने मिन्नतें की कि साहब आप जितने चाहे रातें मेरे साथ गुजार लेना, लेकिन मुझे पैसे की ज़रूरत है, क्या आप मुझे 5 लाख दे सकते हैं? उसने कहा 5 लाख क्या, तुम जितना बोलो मैं उतना दे सकता हूँ, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैंने कहा कैसा काम? उसने आपकी तस्वीर दिखाई। उसने कहा कि इस तस्वीर को गौर से देखो, तुम्हें इसे फंसाना होगा। तुम इसे अपनी जाल में फंसा लो और फिर इसको ऐसा फंसाना कि यह सारी उम्र जेल में सड़ता रहे। तुम मेरा काम कर दो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। मैंने उनसे पूछा पर साहब यह कहाँ मिलेंगे, मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? वह कहने लगा वह सब तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारे पास खुद चल कर आएगा। मुझे नहीं पता लेकिन ऐसा ही हुआ, आप खुद चलकर मेरे पास आए। मैंने उसकी बात मान ली। मुझे नहीं पता वह कौन था और उसकी आपसे क्या दुश्मनी है। उसने मुझे अपना नंबर दिया था। जब आप मंडी में आए तो मैं मासूम बनने की नाटक करने लगी, क्योंकि उस लड़के ने कहा था कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारी ओर कोई भी खींचा चला आएगा, बस तुम इंतज़ार करना, वो आदमी तुम्हारे पास खुद आएगा। और ऐसा ही हुआ। आप इन बदनाम गलियों में घुस आए और आपने मुझे देखा और मेरी ओर खींचा चला आए। जब मैं आपसे मिला, आपसे बात किया तो मुझे पता चला आप तो बहुत ही नेक इंसान हो। आपके साथ कोई कैसे गलत कर सकता है? जो इंसान आपको जान से मारना चाहता है शायद वह आपकी शान और शौकत से जलता है। मैं उसे फ़ोन पर बातें करते हुए सुनी थी। वह फ़ोन पर किसी को कह रहा था बहुत बड़ा दानी बना फिरता है, उसकी सारी अकड़ जेल में निकल जाएगी। यह लड़की जो कुछ भी कह रही थी मैं इसकी बातों को समझ चुका था। यह कोई और नहीं, यह मेरा कज़न हो सकता है, मेरा चाचा का लड़का रोहन। वह बचपन से ही मुझसे चिढ़ता था, मेरी बराबरी करना चाहता था। मैंने उसे बहुत समझाया। मैंने उसे कहा भी कि मेरा जो कुछ भी है वह तुम्हारा है, तुम चाहो तो किसी भी फैक्ट्री में काम कर सकते हो। लेकिन उसे मालिक बनने का शौक़ था। मैं इसकी बातों को समझ चुका था, मुझे वही मारना चाहता था। खैर यह लड़की रोने लगी, मेरे पैर पड़ने लगी, माफ़ी मांगने लगी, कहने लगी साहब मुझे माफ़ कर दो, आपका दिल बहुत बड़ा है। मेरी एक कहा पर आपने मेरी माँ का इलाज शुरू करवा दिया। आपसे बड़ा दयालु इंसान तो इस दुनिया में नहीं होगा। आप जैसा इंसान मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। साहब आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगी। आप चाहो तो ज़िंदगी भर के लिए आप मुझे नौकरानी बना कर रख लो, मैं आपको हर रात खुश कर दूँगी। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मेरी माँ की ज़िंदगी बख्शी है। मैंने कहा फ़िलहाल तुम आराम करो, सुबह मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ दूँगा। वह बिस्तर पर सो गई और मैं बाहर जाने लगा। तभी वह लड़की कहने लगी साहब आप चाहो तो मेरे करीब आ सकते हो, आपको पूरा हक है, आपने मुझे बहुत भारी कीमत दी है। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, तुम्हारे साथ तुम आराम से सो जाओ, मैं बाहर सो रहा हूँ। लड़की बिस्तर पर लेट गई, मैं बाहर चला गया। मैं लाइट ऑफ करने ही जा रहा था कि उस लड़के के चेहरे की रोशनी मेरी आंखों में समा गई। उसका चेहरा चमक रहा था। वह इतनी खूबसूरत कमसीन लड़की थी कि इसकी और कोई भी खींचा चला आता। सोते हुए वह बहुत ही खूबसूरत और मासूम लग रही थी। मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। मैंने लाइट बंद कर दी और मैं बाहर हॉल में सो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा वह लड़की उठकर बैठी हुई है। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें तुम्हारे माँ के पास छोड़ देता हूँ। वह चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई। मैंने उसे अस्पताल छोड़ दिया। वह कहने लगी साहब मैंने उन लोगों का काम नहीं किया, हो सकता है यह हमारी आखिरी मुलाकात हो, वह लोग मुझे जान से भी मार दे, लेकिन मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं होगा। मुझे खुशी होगी कि मैंने एक नेक इंसान की मदद की है। मैंने उसे तसल्ली दी। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं जानता हूँ कि वह लोग कौन थे, वह लोग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तुम बेफिक्र होकर अपनी माँ के पास रहो और तुम्हें उन बदनाम गलियों में जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जितने भी पैसे की ज़रूरत हो तुम मुझसे ले लेना। आज के बाद तुम उस कोठे में काम नहीं करोगी। शिवानी ने मुझसे वादा किया कि वह इस बदनाम गलियों में कभी कदम नहीं रखेगी। वह कहने लगी मुझे अब उस बदनाम गली की ज़रूरत नहीं है। साहब मेरी माँ की बीमारी की वजह से मैंने उस कोठे पर कदम रखा था, लेकिन अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने उससे कहा मैं चलता हूँ, अपना और अपनी माँ का ध्यान रखना। मैं हॉस्पिटल से निकल आया और मैं सीधे अपनी कज़न रोहन से मिलने के लिए आया। मुझे पता था रोहन कहाँ मिलेगा। वह एक नंबर का अय्याश था। मैं जब उससे मिला तो वह नशे में धुत था।
वह मुझे देखकर डर गया। मैंने कहा, रोहन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह गुस्सा करने लगा, कहने लगा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम तो कितनी फैक्ट्रियों के मालिक हो, तो जाओ अपनी नवाबी दूसरों के पास दिखाना, मेरे पास तुम अपनी नवाबी मत दिखाओ। वह चिल्लाने लगा। मैंने कहा, शांत हो जाओ। मुझे पता था रोहन गुस्सा क्यों कर रहा है, लेकिन उससे बहस करना मैं सही नहीं समझा। मैंने कहा, रोहन, मैंने तुम्हें कभी मना किया है? तुम्हें जो चाहिए मैंने हमेशा कहा है, तुम जो चाहो मुझे मांग सकते हो, मैं तुम्हें खुशी से दूंगा। लेकिन यह जो तुम हरकत कर रहे थे, तुम्हें पता है कि तुम जिंदगी भर जेल में सड़ सकते हो। मेरे एक इशारे पर तुम अपनी पूरी जिंदगी जेल में गुजार सकते हो। वह कहने लगा, मुझे डर नहीं लगता, तुम्हें जो करना है कर लो। अच्छा, मुझे जो करना है मैं कर लूँ और तुम यह सब करते फिरोगे, तुम लड़कियों को इस्तेमाल करोगे मेरे खिलाफ। रोहन मुझसे नज़रें चुराने लगा, कहने लगा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती होगी। तुम आज के बाद अगर ऐसा कुछ करोगे तो समझ लेना तुम्हारी आगे की ज़िंदगी जेल में गुजरेगी। मैंने उससे ज़्यादा बहस नहीं किया। मुझे पता था कि अब वह आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मैं उससे मिलकर वहाँ से निकल आया और मैं अपने कामों में बिजी हो गया। धीरे धीरे समय इसी तरह गुजर रहा था। इस बीच मुझे अचानक से मेरी आंखों के सामने शिवानी का चेहरा नजर आने लगा। मैं अपने धुन में गाड़ी चलाए जा रहा था। अचानक शिवानी की बातें मेरे कानों में गूंजने लगा। वह कितनी मासूमियत के साथ कह रही थी कि वह पूरी ज़िंदगी मेरे साथ एक नौकरानी बनकर गुजार देगी। वह वाकई बहुत मासूम लड़की थी। इतनी कम उम्र में उसे ऐसी जगह जाना पड़ा जहाँ पर एक लड़की को जाने के लिए 1000 बार सोचने पड़ेंगे। शिवानी लगभग 20 साल की उम्र की थी। उसका चेहरा मेरी नज़रों के सामने घूमने लगा। मैंने फ़ौरन से गाड़ी का ब्रेक मारा और गाड़ी को घुमाया और सीधे मैं हॉस्पिटल चला आया। मैंने पता किया तो अस्पताल में शिवानी नहीं थी। शिवानी की माँ ठीक हो चुकी थी, इसलिए शिवानी अपने घर चली गई थी। मैंने शिवानी का डिटेल्स निकाला। मैं सीधे शिवानी के घर पहुंच गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। मैंने उन्हें नमस्ते किया। मैंने उनसे पूछा, माँ जी, क्या यह शिवानी का घर है? वह कहने लगी, हाँ बेटा, पर तुम कौन हो? मैंने कहा, मेरा नाम वीर खुराना है। मेरा नाम सुनते ही वह औरत कहने लगी, बेटा बाहर क्यों खड़े हो, जल्दी से अंदर आओ। मुझे पता है तुम्हारे बारे में, शिवानी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुमने ही मेरे इलाज के पैसे दिए थे। मैं तुम्हारा बहुत ही एहसानमंद हूँ। माँ जी ने अपना हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा, माँ जी ऐसा मत कीजिए, आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। मैंने कहा, शिवानी कहाँ है, आप उसे बुला दें। माँ जी मुझे एक कमरे में बिठा दी। थोड़ी देर बाद शिवानी आई। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया, कहने लगी, साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, नहीं, बस ऐसे ही सोचा तुमसे मिल लेता हूँ। मैं हॉस्पिटल गया था पर तुम वहाँ नहीं थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ अब ठीक है, इसलिए हमने छुट्टी दे दिया है। तो मैं मिलने के लिए आ गया। क्यों मुझे नहीं आना चाहिए था क्या? शिवानी कहने लगी, नहीं साहब, आपकी जब मर्जी आप हमारे घर आ सकते हैं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं, पर अच्छा नहीं लगता, आप इतने बड़े हो और हम इतने छोटे लोग, क्या कहेंगे लोग, आप बदनाम हो जाएंगे। मैंने कहा, शिवानी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बदनामी से नहीं डरता और यह सब तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। वह कहने लगी, साहब माँ की दवाई का वक्त हो रहा है, मैं उन्हें दवाई देकर आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, जल्दी आना। थोड़ी देर बाद शिवानी मेरे पास आई और कहने लगी, साहब जी मुझे पता है आप यहाँ क्यों आए हैं। मैंने कहा, अच्छा तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? वह कहने लगी, हाँ। मैंने कहा, तो बताओ मैं यहाँ क्यों आया हूँ? उसने कहा, आपको मुझसे कुछ चाहिए ना? इतनी मासूमियत के साथ उसका ऐसा पूछना मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। शिवानी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मैं 38 साल का नौजवान मर्द था। मैंने कहा कि नहीं, मुझे तुमसे क्या चाहिए होगा? वह कहने लगी, वही एक मर्द एक औरत से जो चाहता है। अगर आप मेरे साथ वक्त गुजारना चाहते हैं तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। माँ सो रही है, आपका बहुत एहसान है मुझ पर। मैंने कहा, शिवानी तुम पागल मत बनो, मैं तो बस तुमसे और तुम्हारी माँ से मिलने के लिए आया था, तुम्हारी माँ का तबीयत पूछने के लिए आया था। चलो अब मैं चलता हूँ। वह मुस्कुराने लगी और मुझे एक टक देखने लगी। मैं जाने ही वाला था कि अचानक मौसम ख़राब हो गया। इतनी तेज़ बारिश, चारों तरफ अंधेरा छा गया। माँ जी कहने लगी, बेटा आज रात तुम यहीं रुक जाओ, मौसम बहुत ख़राब हो गया है। यह घर तुम्हारे लायक तो नहीं, लेकिन अगर तुम इस लायक समझते हो तो रुक जाओ, सुबह होते ही तुम यहाँ से चले जाना। माँ जी बहुत ज़िद करने लगी। शिवानी भी कहने लगी, साहब रुक जाइए, सुबह चले जाना। उसके कहने पर मैं रुक गया। शिवानी ने मेरे लिए रोटियां बनाकर लाई। मैंने खाना खाया और बिस्तर पर लेट गया।
घर काफ़ी छोटा था, 2 ही कमरे थे इसमें। एक कमरे में मैं सो गया और माँ जी शिवानी दोनों एक कमरे में सो गए थे। हालांकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, फिर भी मैं करवटें ले लेकर सोने की कोशिश कर रहा था। रात के 12 बज चुके थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद मेरा दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा शिवानी बाहर खड़ी थी। वह कमरे के अंदर आ गई। उसने दरवाज़ा लगा लिया। मैंने कहा, शिवानी तुम क्या कर रही हो? वह कहने लगी, साहब जी आप इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो और मेरा दिल क्यों आपके लिए धड़कता है। मेरा दिल आपका साथ चाहता है, मेरा दिल आपके सीने से लगना चाहता है। ऐसी बातें कर रही थी, मेरा दिल भी धड़कने लगा। मैंने कहा, शिवानी तुम जाओ यहाँ से। वह कहने लगी, नहीं साहब जी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। इतना कहकर वह मेरे सीने से लिपट गई। मैंने उसे छुड़ाने की कोशिश किया लेकिन वह मेरे सीने से लगी रही। मैं भी अपना होश खो बैठा था। वह मेरी बाहों से लिपट चुकी थी। धीरे धीरे मैं उसे बिस्तर पर ले गया और मैं जो नहीं करना चाहता था वह हमारे बीच हो गया था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं शिवानी को अपनी बाहों में पाया। मैं शिवानी से माफ़ी मांगने लगा। मैंने कहा, शिवानी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ यह सब नहीं करना चाहता था। मैं बहक गया, तुमने भी मुझे नहीं रोका। शिवानी कहने लगी, साहब मैं खुद को कैसे रोक सकती थी। मुझे आपकी बाहों में जो सुकून मिला आज तक वो सुकून मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, अपना और माँ जी का ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। मैं वहाँ से निकल आया। धीरे धीरे वक्त इसी तरह गुजर रहा था। अब मैं शिवानी से रोज़ मिलने के लिए बेचैन होता जा रहा था। मैं शिवानी से मिलता था तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता था। उसकी मासूमियत, उसकी बात करना मुझे बहुत पसंद था। वह मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। शायद मुझे शिवानी से मोहब्बत हो गया था। मैं शिवानी से प्यार करने लगा था। अब मैं रोज़ाना शिवानी से मिलने के लिए जाता था। शिवानी भी बहुत खुश होती थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपने दिल की बात शिवानी को कह दूंगा। मैं उसे कह दूंगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं शिवानी के घर गया और माँ जी से कहा कि मैं शिवानी का हाथ थामना चाहता हूँ। शिवानी की माँ कहने लगी, बेटा हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारा कोई हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमें उस लायक समझते हो तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं। मेरी बेटी का किस्मत बहुत अच्छा है कि उसे तुम मिल रहे हो। लेकिन शिवानी कहने लगी, नहीं साहब जी मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं वह लड़की हूँ जो बदनाम गलियों से जुड़ी हुई है। मेरे साथ कई मर्द रात गुजार चुके हैं। आप इतने बड़े लोग और आप मुझसे शादी करेंगे तो आप पर उंगली उठेगी। मैंने कहा, शिवानी तुम्हें यह सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ। मैंने शिवानी का हाथ थामा और मैंने कहा, माँ जी मैं आपको भी अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। लेकिन माँ जी ने मना कर दिया। मैंने उनसे बहुत जिद किया लेकिन वह नहीं मानी। माँ जी के साथ मैंने एक नौकरानी को लगवा दिया और नौकरानी 24 घंटे माँ जी के साथ ही रहती। मैं शिवानी को अपने घर लेकर आ गया और अपने माँ पापा से शिवानी को मिलवाया। मैंने कहा, पापा मैं शिवानी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं शिवानी से शादी करना चाहता हूँ। शिवानी बहुत ही गरीब लड़की है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, बस इसकी माँ है। मेरी माँ को कोई ऐतराज़ नहीं था, मेरे पापा को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। माँ पापा दोनों खुश हो गए थे। माँ को शिवानी बहुत पसंद आई थी। शिवानी की माँ ने मुझे एक लॉकेट पहनाया जो शिवानी के पापा का था। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मैं मंडप में शिवानी का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद शिवानी को भी लाया गया। शिवानी लाल रंग के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। सारे मेहमान आ चुके थे। फेरों के लिए हम खड़े हो चुके थे। मैं शिवानी के मांग में सिंदूर भरने ही वाला था कि तभी रोहन नशे में धुत होकर मंडप के पास आया और वह सबके सामने शिवानी को वैश्या कहने लगा। वह कहने लगा, देखो बड़े लोग कैसे होते हैं, यह वीर खुराना एक वैश्या से शादी कर रहा है। सभी लोग देख लो, यह एक वैश्या है जो कई मर्दों के साथ अपनी रात रंगीन कर चुकी है। वीर खुराना एक वैश्या के साथ शादी कर रहा है, एक वैश्या को अपनी पत्नी बना रहा है। रोहन की ऐसी बातें सुनकर मेरे पूरे शरीर में सनसनी दौड़ आई थी। मैं अपने गुस्से पर काबू ना कर सका और मैंने जो कभी नहीं किया था वह मैं कर बैठा। मैंने रोहन पर हाथ उठाया। मैंने रोहन को मार मार कर बेहाल कर चुका था। बीच में पापा आ गए। चाचा कहने लगे, वीर छोड़ दो, भगवान के लिए रोहन को छोड़ दो। मैंने कहा, इसे कह दो कि यह अपनी ज़ुबान बंद रखे या ऐसी बदतमीजी दोबारा ना करे। लेकिन फिर भी रोहन कहने लगा, हाँ हाँ कर लो एक वैश्या से शादी, लेकिन यह भी सुन लो, इसके साथ मैं भी रातें गुजार चुका हूँ। तुम ऐसी लड़की का हाथ थामने जा रहे हो।
रोहन अपना मुंह बंद नहीं कर रहा था। यह सुनकर मेरा गुस्सा मेरे बस में नहीं रहा। अगर शिवानी बीच में नहीं आती तो मैं रोहन को जान से मार देता। शिवानी बीच में आ गई। वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। वह कहने लगी, वीर, रोहन को छोड़ दो। रोहन झूठ नहीं बोल रहा। उसकी एक एक शब्द में सच्चाई है, और यह सच्चाई आखिर छुप तो नहीं सकती कि मैं एक वेश्या हूँ, और वेश्या की जगह ऐसे समाज में नहीं होती। वीर, मुझे माफ़ कर दो। मैं बड़े बड़े सपने देख बैठी। यह सपने देखने का मुझे कोई हक नहीं है। ऐसे सपने सपने ही अच्छे लगते हैं, हकीकत में अच्छी नहीं लगती। मैंने शिवानी से कहा, शिवानी, यह तुम क्या कह रही हो? तुम पागल हो गई हो। तुम एक वेश्या नहीं हो, तुम वीर की होने वाली पत्नी हो। वह कहने लगी, नहीं वीर साहब, आप तो एक फरिश्ता हो, और आपके नसीब में मुझ जैसी लड़की नहीं है। मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर शिवानी मंडप से जा चुकी थी। सारे मेहमान, सारे लोग अपने घर जा चुके थे। मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरे पापा को भी इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन मेरी माँ थोड़ी नाराज़ हो गई थी। माँ कहने लगी, अगर बात ऐसी थी तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि वह कैसी लड़की है। हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया। अगर तुमने पहले बताया होता तो यह सब न देखना पड़ता। अब तुम्हारी बाहर भी बदनामी हो गई है। कितना नाम और इज्जत है तुम्हारा, सारे खाक में मिल गए। मैंने कहा, माँ, सारी दुनिया वाले कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं शिवानी से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं उसे ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैं घर से निकल गया और शिवानी के घर गया तो शिवानी के घर के बाहर बहुत भीड़ जमी हुई थी। मैं इस भीड़ में गया तो पता चला शिवानी की माँ नहीं रही। वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। शिवानी अपनी माँ के सिरहाने में बैठकर रो रही थी। मैंने उसे तसल्ली दिया। मैंने कहा, शिवानी, मैं हूँ तुम्हारे पास। दुनिया वाले कुछ भी कहे, मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। लेकिन शिवानी ने मेरे हाथ को छुड़ा दिया। वह कहने लगी, नहीं वीर साहब, मेरी किस्मत कोठे को रोशन करने की है। मैं कोठे में ही अच्छी लगूंगी। शिवानी ने मुझसे मुँह फेर लिया और वह उस बदनाम गलियों में फिर से लौट गई। उसने मुझसे वादा लिया कि मैं अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लूं और मैं उसे भूल जाऊं। ये कैसे हो सकता है? मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ? दोस्तों, अब आप ही बताएं, मुझे क्या करना चाहिए? क्या शिवानी को भूल जाना चाहिए? क्या मुझे किसी लड़की से शादी करके अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए? उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।